ओके, सो आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग विच इज़ लैब नंबर 5। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है, हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक क्लास बना लेते हैं और स्टूडेंट के नाम से मैं क्लास बना रहा हूँ जिसके प्राइवेट मेंबर्स हैं एज़ यूजुअल जो हम बनाते रहे, नेम, और इस सीपी के वेरिएबल में मैं सीपी के मार्क्स स्टोर कर रहा हूँ और इसमें मैं ऊप के मार्क्स स्टोर कर रहा हूँ। इसके साथ मैं कंस्ट्रक्टर बना सकता हूँ डिफ़ॉल्ट, इसके साथ मैं ऑब्जेक्ट पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना सकता हूँ, वो सारी चीज़ें हमें आती हैं। सेटर्स बना सकता हूँ, गेटर्स बना सकता हूँ, ये सारी चीज़ें मुझे आती हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो पब्लिक में चूँकि हम जो टॉपिक सीख रहे हैं हमारा फोकस फ़िलहाल इसी पे रहना चाहिए, तो पब्लिक में मैं एक फंक्शन बनाता हूँ सबसे पहले इनपुट का, क्योंकि ये तो ज़रूरी होता है, हमने वेरिएबल्स में इनपुट लेने होते हैं। सी आउट एंटर नेम गेट लाइन, क्योंकि स्ट्रिंग है इसीलिए मैं गेट लाइन यूज़ कर रहा हूँ, सी इन नेम। ठीक है, और इसी तरह सी आउट एंटर सीपी मार्क्स, और मैं इसको कह रहा हूँ सी इन सीपी, और इसी तरह इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, एंटर ऊप मार्क्स सी इन ऊप। ठीक है अच्छा, अब ये इनपुट हमने ले ली। यहाँ पर मुझे सी इन डॉट इग्नोर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सी इन के बाद गेट लाइन नहीं आ रहा। इसी तरह मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ, वो भी एक ज़रूरी फंक्शन होता है जो कि हमने लाजमी बनाना होता है, आउटपुट या डिस्प्ले के नाम से। तो मैं आउटपुट के नाम से एक फंक्शन बना रहा हूँ यहाँ पर, और इस आउटपुट के फंक्शन में हम बेसिकली प्राइवेट मेंबर्स को डिस्प्ले कर रहे होते हैं, नेम, उसके बाद सी आउट सीपी मार्क्स, सीपी, और उसके बाद इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, सी आउट ऊप मार्क्स ऊप। तो हमने दो ज़रूरी फंक्शंस बना लिए हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, स्टूडेंट S1, S2, और फिर हम क्या कर लेते हैं, S1 डॉट इनपुट कॉल कर लेते हैं। उसके बाद हम सी आउट हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जब पहला इनपुट चलेगा तो हमारे पास बेसिकली गेट लाइन सी इन चलेगा। जब दूसरा इनपुट चलेगा S2 डॉट इनपुट, तो हमारे पास ऑर्डर इनपुट का ही होगा, गेट लाइन सी इन गेट लाइन सी इन। ठीक है, पहले के लिए जब इनपुट चलेगी तो इस तरह ये तीन चलेंगे, दूसरे के लिए इनपुट चलेगी तो ये तीन चलेंगे। तो अगर मैं गौर करूँ तो सी इन के बाद गेट लाइन आ रहा है, तो मुझे इस जगह पे सी इन डॉट इग्नोर लिखना है। ठीक है, सी इन डॉट इग्नोर, तो ये मुझे इस जगह पे लिखना है। तो इस जगह का मतलब ये है कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ किसी भी जगह पे सी इन डॉट इग्नोर, ताकि ये इन दोनों के बीच में आ जाए। ठीक है, 200 स्लैश एन। तो अब क्या होगा, गेट लाइन सी इन के बीच में सी इन डॉट इग्नोर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारी दो इनपुट्स हो गई। इसके बाद मैं सी आउट S1 डॉट डिस्प्ले लिख लेता हूँ, और उसके बाद मैं सी आउट हैंडल करके S2 डॉट डिस्प्ले कर देता हूँ। ठीक है, तो दोनों का डिस्प्ले का फंक्शन मैंने चला दिया। अब इसको मैं चलाता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर ये सीपी और ऊप का वेरिएबल आना चाहिए था, तो अब इसको चला लेते हैं।
ठीक है, डिस्प्ले के नाम से कोई फंक्शन नहीं है, तो ये बेसिकली आउटपुट के नाम से था, तो इसको मैं आउटपुट कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब इसको जब चलाते हैं तो ये कह रहा है नाम आप एंटर करो, उसके बाद सीपी के मार्क्स एंटर करो, फिर नाम एंटर करो, लेट्स से हम ये एंटर कर लेते हैं, सीपी के मार्क्स एंटर करो और ऊप के मार्क्स एंटर करो, तो ये डिस्प्ले हो गया इसके बाद। ठीक है। अब ये तो डिस्प्ले हो गया। अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है? ऑपरेटर ओवरलोडिंग ये कहता है कि फॉर एग्जांपल S1 के अंदर है और S2 के अंदर है ठीक है, ये S1 का डाटा है और ये S2 का डाटा है। तो हम ये चाहते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स का, वही ऐड वाली हम एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये चाहता हूँ कि दो ऑब्जेक्ट्स के CP के मार्क्स आपस में ऐड हो जाए, ठीक है, मतलब दोनों के CP के मार्क्स आपस में ऐड हो जाए। ठीक है, तो वो जो मैंने पहली आपको प्रॉब्लम स्टार्ट करवाई थी कि दो ऑब्जेक्ट्स का डाटा एक जगह पे कैसे लेके जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये चाहता हूँ इन दोनों के CP के मार्क्स ऐड हो जाएं और इन दोनों के ऊप के मार्क्स ऐड हो जाए और ऑब्वियसली नाम ऐड ना हो, सिर्फ दो चीज़ ऐड हो, तो मैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग से ये काम कर सकता हूँ। अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग ये कहता है कि आप ऐसा करो, मैं यहाँ से ये सारी चीज़ें हटा रहा हूँ या इसको रहने देते हैं, आउटपुट हटा देते हैं सिर्फ अभी के लिए। ऑपरेटर ओवरलोडिंग ये कहता है कि आप ऐड का फंक्शन बनाने के बजाय आप इंट मेन में ये लिख सको। अब मुझे ये बताएं, अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो S1 प्लस S2 तो मैं नहीं कर सकता ना। S1 प्लस S2 का मतलब है दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर दो। अब इन दो ऑब्जेक्ट्स के अंदर तो बेशुमार चीज़ें हैं, तो किस चीज़ को ऐड करो? ऑब्जेक्ट्स के अंदर तो फंक्शंस भी हैं, वेरिएबल्स भी हैं, तो क्या उनके वेरिएबल्स को ऐड करो, उनके फंक्शंस को ऐड करो। इसको मैं चलाऊंगा, ये एरर देगा। ठीक है, एरर इसलिए देगा कि दो वेरिएबल्स ऐड हो सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स ऐड नहीं हो सकते। तो दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड किया जा सकता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू। अगर मैं इस प्लस के ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैं प्लस करना चाह रहा हूँ ना, तो मुझे इस प्लस के ऑब्जेक्ट को मीनिंग देना पड़ेगा। मुझे बताना पड़ेगा कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड किया तो आपने क्या करना है, किसको ऐड करना है, या आपने क्या चीज़ करनी है। ठीक है, मुझे कंपाइलर को ये बात बतानी पड़ेगी। अभी मैंने चूँकि नहीं बताई हुई, तो मैं इस लाइन को चलाऊंगा तो ये मुझे एरर देगा, क्योंकि वो कहेगा आप दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड नहीं कर सकते, इसके अंदर तो फंक्शंस भी हैं, वेरिएबल्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप किसको ऐड करना चाह रहे हो, तो आपको बताना पड़ेगा। तो बताने का तरीका ये होता है कि आप एक फ़ंक्शन बनाते हो। ठीक है, और फंक्शन आप बनाओगे वॉइड ऑपरेटर के नाम से। ठीक है, और इसके साथ आप उस ऑपरेटर का नाम लिखोगे जिसको आप मीनिंग देना चाह रहे हो। ठीक है, तो आप किस ऑपरेटर को मीनिंग देना चाह रहे हो? प्लस को। तो अब ये लाइन एरर नहीं देगी। ठीक है, अब इसको मैं चलाऊंगा। अच्छा, तो ये अभी भी एरर दे रहा है। ये एरर क्यों दे रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों दे रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए किसी ऑब्जेक्ट को अगर आपने मीनिंग किसी ऑपरेटर को, अब ऑपरेटर कौन से होते हैं, एक होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस प्लस, माइनस माइनस, एंड, नॉट इक्वल, और, ठीक है, बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। तो मैंने इन सब ऑपरेटर्स को मैं मीनिंग दे सकता हूँ। अभी के लिए मैं ना S1 प्लस S2 लिख सकता हूँ ना मैं S1 माइनस S2 लिख सकता हूँ, क्योंकि माइनस S2 का क्या मतलब हो गया, दो ऑब्जेक्ट को सब्ट्रैक्ट करो तो उनके किस चीज़ को सब्ट्रैक्ट करो। इसी तरह दो ऑब्जेक्ट्स को मल्टीप्लाई करो तो उनके किस चीज़ को मल्टीप्लाई करो, दो ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड करो तो उनके किस चीज़ को डिवाइड करो। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एंड लो तो किन चीज़ों का एंड लो, तो ये चीज़ें हमने डिफ़ाइन करनी होती हैं। तो अभी के लिए मैंने कोई चीज़ डिफ़ाइन नहीं की हुई, तो अभी के लिए मैं ऐसी कोई भी लाइन लिखूंगा तो एरर आएगा। तो मैं सबसे पहले इस प्लस वाले को डिफ़ाइन करता हूँ, और इसको डिफ़ाइन करने का तरीका होता है वॉइड ऑपरेटर प्लस। ठीक है, और आप ऐसे लिख लेते हो। अब चूँकि दो चीज़ें ऐड हो रही हैं, दो चीज़ें ऐड हो रही है ना, तो दो चीज़ें ऐड हो रही हैं, तो वॉइड ऑपरेटर लिखूँगा, तो ऑपरेटर प्लस लिखूँगा, तो इसके अंदर ऑलरेडी कितने वेरिएबल्स होंगे, इस फंक्शन के अंदर ऑलरेडी 3 वेरिएबल्स होंगे, ये 3। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर इसके अंदर ये 3 वेरिएबल्स पहले से मौजूद हैं तो वो 3 किसके होंगे, क्योंकि अगर हम पहले ये लिखते होते थे S1 डॉट एड S2,
तो हम कहते थे जो बंदा कॉल करेगा 3 उसके होंगे, और जो बंदा पैरामीटर जाएगा 3 उसके होंगे, टेम्प जो हमने सॉल्व किया था। ठीक है, ठीक है। तो इसको मैंने कमेंट कर दिया। हम पहले इसको ऐसे करते थे कि जो कॉल करेगा 3 वेरिएबल्स उसके होंगे, अगले के 2 होंगे। तो यहाँ तो कोई कॉल ही नहीं कर रहा, यहाँ तो डॉट लग ही नहीं रहा, तो यहाँ भी कॉल हो रहा है। कॉल हमेशा लेफ़्ट वाला करता है, जो लेफ़्ट साइड पे लिखा होता है वो कॉल करता है। मतलब इस ऐड वाले, इस ऑपरेटर वाले फंक्शन को कॉल कौन करेगा? इसको कॉल करेगा जो लेफ़्ट पे लिखा होगा। लेफ़्ट पे कौन लिखा हुआ है? S1। तो इसका मतलब है वो जो 3 वेरिएबल्स होंगे ये किसके होंगे? S1 के होंगे। तो S2 के वहाँ नहीं होंगे, तो S2 के हम पैरामीटर भेज देंगे। तो स्टूडेंट टेम्प। अब यहाँ पर टोटल इस फंक्शन के अंदर 6 वेरिएबल्स हैं। 3 किसके हैं? 3 उसके होंगे जो प्लस लिखते हुए लेफ़्ट पे होगा, और अगले 3 किसके होंगे? अगले 3 उसके होंगे जो प्लस लिखते हुए राइट पे होगा। ये 3 टेम्प उसके होंगे और वो ओरिजिनल वाले 3 उसके होंगे। तो बड़ा सिंपल सा काम है, दोनों को ऐड करना है। तो वही पुराने वाला काम, CP प्लस टेम्प डॉट CP हैंडल, उसके बाद सी आउट ऊप प्लस टेम्प डॉट ऊप हैंडल। ठीक है, तो अब हम इसको चला लेंगे तो ये चल जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, और ये प्लस करने के बाद हम डिस्प्ले भी चला लेते हैं। बल्कि डिस्प्ले चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि S1 डॉट इनपुट किया तो उसके 3 नेम CP ऊप में वैल्यूज़ आ गई। S2 डॉट इनपुट किया तो इसके 3 नेम CP ऊप में वैल्यूज़ आ गई। इन दोनों को प्लस किया तो ये वाला फंक्शन चला, ऑपरेटर जिसने ऑलरेडी इन दोनों की एडेड वैल्यूज़ को ऐड कर दिया। तो हम इसको चला लेते हैं। नाम CP में फॉर एग्ज़ाम्पल 60 है, ऊप में 70 है, फिर नाम CP में फॉर एग्ज़ाम्पल 50 है और ऊप में फॉर एग्ज़ाम्पल 90 है। तो अगर आप गौर करो तो ये 110 क्यों आ रहा है? बिकॉज 60 प्लस 50, 70 प्लस 90 इज़ 160। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग है कि हमने ऑपरेटर को मीनिंग दे दिया। हम वो ऐड के फंक्शन से भी कर सकते थे, हम ये ऐसे भी कर सकते थे। कैसे? हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि हम इसको ऐसे लिख लेते, S1 डॉट ऐड S2, और ऐड का फंक्शन बना लेते। तो जो काम ये कर रहा था वही काम ये कर रहा है, लेकिन इसमें ये है कि नज़र आ रहा है कि दोनों प्लस हो रहे हैं बस। ठीक है, और आप ये भी कर सकते हो कि ये प्लस करने से सिर्फ एक वेरिएबल ऐड हो। अभी तो हमने 2 ऐड करवा दिए ना, S1 प्लस S2 से हमने 2 ऐड करवा दिए। तो आप एक ऐड करवा दो, ये लो। अब चलाओगे तो सिर्फ CP के ऐड हो रहे होंगे, सी आउट हो रहे होंगे। इस तरह ये भी हो सकता है आप दोनों को ऐड ही ना कराओ, सब्ट्रैक्ट करवा दो। मतलब ऑपरेटर प्लस का चल रहा है लेकिन हो सब्ट्रैक्ट रहा हो। तो अब आप इसको चलाओगे तो अब वो CP और CP को सब्ट्रैक्ट कर रहा होगा, लेकिन उसके लिए लिखना ये पड़ेगा। ये नहीं लिखना पड़ेगा S1 माइनस S2, ये नहीं लिखना पड़ेगा, बिकॉज ऑपरेटर आपने प्लस का ओवरलोड किया। तो आप ऐसे नहीं करोगे, लेकिन बताने का मतलब है कि आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह S1 प्लस S2 से आप कुछ भी ऐड ना करो, आप ये लिख दो सी आउट हेलो। तो ये एक फंक्शन है बेसिकली। ठीक है, और ये फंक्शन चलता कब है? ये फंक्शन तब चलता है, ये वाला फंक्शन तब चलता है, ये ऑपरेटर वाला फंक्शन तब चलता है जब आप इंड मेन में किसी 2 ऑब्जेक्ट्स को प्लस करने की कोशिश करोगे, तो ये तब चलेगा। वेरिएबल्स को प्लस करने की कोशिश करोगे फिर नहीं चलेगा। अगर आप यहाँ लिखोगे ना x प्लस वाई, अब नहीं चलेगा। ठीक है, अब नहीं चलेगा, बिकॉज ये वेरिएबल्स हैं। ऑब्जेक्ट्स को ऐड करने की कोशिश करोगे तो तब चलेगा। तो 2 ऑब्जेक्ट्स यहाँ ऐड हो रहे, तो जब इनको ऐड करोगे तो ये चलेगा। इसमें ओरिजिनल वेरिएबल्स नेम CP ऊप वाले S1 के होंगे, और पैरामीटर वाले किसके होंगे? पैरामीटर S2 के होंगे, जो राइट साइड पे होगा। ठीक है, इसी तरह आप ऐसे भी कर सकते हो, प्लस S3, 3 को भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब 3 को ऐड करोगे तो इससे क्या होगा ये भी देख लेते हैं। अब आप इसके अंदर वही लिखो पुराने वाला, आप इसके अंदर वही रहने दो जो मैंने पहले लिखा हुआ था ये। ठीक है, तो 3 को आप ऐड कर रहे हो तो होगा क्या? अब 3 को ऐड करने का मतलब ये है कि ये चलेगा 2-2 के बाद भी। मतलब ये पहले 2 चलेंगे, फिर ये 2 चलेंगे। ठीक है, 2-2 करके ये चलेंगे। ठीक है, अब होगा ये
कि सबसे पहले S2 और S3 चलेंगे, S2 और S3 चलेंगे, ठीक है, उनका जवाब ऐड हो जाएगा, कंसोल पे आ जाएगा, उसके बाद अगले दो चल जाएंगे। लेकिन अभी अभी ये एरर देगा बिकॉज ये रिटर्न नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ ये क्या होगा, पहले अभी इसको डिसाइड पे कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, फ़िलहाल हमने यहाँ तक पहुँच गए थे और ये बिल्कुल ठीक चल रहा था और मैंने आपको एग्जांपल करके दिखा दिया कि बिल्कुल सही चल रही है, ठीक है। अब एक और काम, चूँकि मैं इसमें अभी ये नहीं लिख सकता, अगर आप गौर करो तो प्लस करते हुए हमें लेफ़्ट साइड पे कुछ लिखना भी पड़ता है ना, तो मैं ऐसा तो नहीं कर सकता ना। अच्छा, दो ऑब्जेक्ट्स ऐड हो रहे हैं तो इनका जवाब वेरिएबल भी आप रिटर्न करवा सकते हो, ऑब्जेक्ट भी रिटर्न करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल आप वेरिएबल करवाते हो, ठीक है, आप करते हो इंट, लेकिन चूंकि यहाँ से दो वेरिएबल्स रिटर्न हो रहे हैं तो दो वेरिएबल्स तो रिटर्न नहीं कर सकते ना, तो एक तो मैं रिटर्न कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू फ्लोट x और x इक्वल्स टू दिस, मतलब यहाँ से मैं एक वैल्यू रिटर्न करवा रहा हूँ, ठीक है। ये S1 S2 फंक्शन कॉल है, तो फंक्शन कॉल को मैं किसी चीज़ के इक्वल कर सकता हूँ और तब कर सकता हूँ जब उसकी रिटर्न टाइप हो। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फ्लोट और मैं यहाँ लिख रहा हूँ रिटर्न फ्लोट ऐड इक्वल्स टू। अब दो चीज़ें तो रिटर्न करवा नहीं सकता था, आइडियली मैं ये चाहता था कि ये भी प्लस, ये दोनों भी प्लस होकर रिटर्न हो जाएं, ये दोनों भी प्लस होकर रिटर्न हो जाए, लेकिन चूंकि एक ही वेरिएबल रिटर्न हो सकता है तो मैंने एक को रिटर्न करवा लिया, दूसरे को सी आउट कर लिया। या दोनों को ऐड कर लेते ना, ऐड 1 ऐड 2, और यहाँ लिख लेते हैं ऐड 1 इक्वल्स टू दिस, और यहाँ लिख लेते हैं ऐड 2 इक्वल्स टू दिस, और यहाँ लिख लेते हैं ऐड 1। तो एक चीज़ रिटर्न हो जाएगी, क्योंकि मैं ये नहीं लिख सकता रिटर्न ऐड 1 ऐड 2, ऐसे नहीं लिख सकता मैं, ठीक है। तो सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न हो रही है, तो रिटर्न जब हो रही है तो रिटर्न हो कब रही है, जब ये कॉल हो रहा है। कॉल कब हो रहा है, जब मैं ये लिख रहा हूँ। तो इसको मैं इक्वल टू कर रहा हूँ किसके, एक्स के, क्योंकि वहाँ से रिटर्न हो क्या चीज़ रही है, फ्लोट की वैल्यू रिटर्न हो रही है। तो मैंने फ्लोट की ही बनाई और मैंने रिटर्न करवा दी, ठीक है। तो अब वो इस जगह पे आ जाएगा, और जब वो इस जगह पे आ जाएगा तो मैं इसको यहाँ सी आउट कर देता हूँ, सी आउट एक्स। तो अब इसको चलाऊँगा। अच्छा, क्या एरर है, अच्छा एक सेकेंड, इसको मैं देखता हूँ। अच्छा ठीक है, इसके साथ ये हैंडल नहीं आएगा क्योंकि आप दोनों को ऐड कर रहे हो ना, तो ऐड करते हुए ये इसके साथ ये तो नहीं आएगा ना। तो ऐड 1 इक्वल्स टू दोनों को, क्योंकि सी आउट होते हुए साथ हैंडल आता है, ऐड करते हुए कैसे हैंडल आ गया, ठीक है। तो अब इसको चलाते हैं। अब इसको मैंने चलाया 36 76, ठीक है। तो 91 आ रहा है। 91 क्यों आ रहा है, बिकॉज आपने क्या किया, आपने सी पी को ऐड किया, ऊप को ऐड किया, और सी पी को ऐड करके रिटर्न करवाया। रिटर्न करवा के वो इधर एक्स में आ गया और एक्स को आपने सी आउट, इसका मतलब सी पी को ऐड करके आपने सी पी को ऐड करके आपने रिटर्न करवाया था, तो इसका मतलब है सी पी ऐड हुए हुए, सी आउट हुए हुए। तो देख लेते हैं, सी पी 36 और 55 91 होता है, ठीक है। तो ये इस तरह आ गया। तो अगर मैं आपको कहूँ कि दोनों वैल्यूज़ रिटर्न होनी चाहिए, तो दोनों वैल्यूज़ कैसे रिटर्न होंगी, दोनों वैल्यूज़ ऐसे रिटर्न होंगी कि आप रिटर्न भी ऑब्जेक्ट ही करवाओ। आप इधर से वेरिएबल को रिटर्न करवाए बजाय क्या रिटर्न करवाओ, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आप कौन सा रिटर्न करवाओ, स्टूडेंट क्लास का रिटर्न करवाओ, और यहाँ क्या लिखो, रिटर्न फॉर एग्ज़ाम्पल आप कर रहे हो टेम्प, ठीक है। तो
अब आप क्या करोगे, अब आप टेम्प रिटर्न करवा, बल्कि टेम्प के बजाय वो तो अगर टेम्प आप बल्कि टेम्प रिटर्न करवा सकते हो बिल्कुल। आप इधर लिखो ऐड वन, ऐड हटा दो, सी पी प्लस टेम्प डॉट दिस, और इधर लिख दो टेम्प डॉट सी पी इक्वल्स टू दिस, और यहाँ लिख दो टेम्प डॉट ऊप इक्वल्स टू ऊप प्लस। अब ये मैंने किया क्या है, मैंने ये किया है कि इस जगह पे टोटल 6 वेरिएबल्स थे, नेम, सी पी ऊप, टेम्प का नेम, टेम्प का सी पी, टेम्प का ऊप। मैंने सी पी को ऐड किया टेम्प के सी पी के साथ और जवाब इसी के अंदर डाल दिया, और फिर मैंने ऊप को ऐड किया टेम्प के ऊप के साथ और जवाब इसी के अंदर डाल दिया, और फिर मैंने पूरे का पूरा टेम्प रिटर्न करवा दिया, क्योंकि इस जगह पे तो सिर्फ टेम्प का ऑब्जेक्ट मौजूद है और कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो टेम्प का ऑब्जेक्ट मैं रिटर्न करवा सकता हूँ। ठीक है, मैं नया ऑब्जेक्ट भी बना सकता था, मतलब मैं यहाँ एक और ऑब्जेक्ट बना देता, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एक्स्ट्रा, उस टेम्प को ना छेड़ता, तो फिर मैं ऐसे कर सकता था एक्स्ट्रा डॉट सी पी एक्स्ट्रा डॉट ऊप और रिटर्न एक्स्ट्रा। मतलब सी यहाँ पर अब टोटल कितने वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर टोटल 9 वेरिएबल्स हैं। एक नेम सी पी ऊप किसका होगा, जो कॉल करेगा, कॉल कौन करेगा, जो प्लस में लेफ्ट साइड पे लिखा होगा। फिर टेम्प डॉट नेम, टेम्प डॉट सी पी, टेम्प डॉट ऊप किसका होगा, उसका होगा जो पैरामीटर आएगा, जो प्लस में राइट साइड पे लिखा होगा। और एक्स्ट्रा डॉट सी पी, एक्स्ट्रा डॉट ऊप और एक्स्ट्रा डॉट नेम किसका होगा, ये एक हमने टेम्प्रेरी ऑब्जेक्ट बनाया है इसी जगह पे, ये यहीं एग्जिस्ट करता है रिटर्न करवाने के लिए। तो एक्स्ट्रा के सी पी में दोनों का ऐड हुआ पड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा के ऊप में दोनों का ऐड हुआ पड़ा है, एक्स्ट्रा मैंने रिटर्न करवा दिया, एक्स्ट्रा के नेम में कोई चीज़ नहीं पड़ी हुई। अब जब रिटर्न करवाऊंगा तो जब यहाँ भी ये प्लस हो रहा है तो रिटर्न भी ऑब्जेक्ट हो रहा है, तो इधर भी एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जो ये रिटर्न कर सके। तो S3 मैंने बनाया और मैंने इसको लिख दिया S3 इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो अब S1 के ऑब्जेक्ट में फिर क्या पड़ा होगा, जो हमने इनपुट किया। S2 के ऑब्जेक्ट में क्या पड़ा होगा, जो हमने इनपुट किया। S3 के ऑब्जेक्ट में क्या पड़ा होगा, दोनों के CP के मार्क्स ऐड हुए हुए और दोनों के ऊप के मार्क्स ऐड हुए हुए, लेकिन S3 के ऑब्जेक्ट में नेम में कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज ये तो हमने एडिशन के लिए बनाया ना, और नेम में तो हमने कुछ डाला ही नहीं था क्योंकि एक्स्ट्रा वहाँ रिटर्न हुआ, तो नेम में हमने कुछ नहीं डाला, तो नेम उसका खाली होगा। कंस्ट्रक्टर बना होता तो कंस्ट्रक्टर वाली वैल्यूज़ आ जाती। हम चेक करते हैं कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो S1 डॉट इनपुट, सॉरी इसको हम करना था डॉट आउटपुट, S2 डॉट आउटपुट और S3 डॉट आउटपुट। ठीक है, तो इसको अब हम चलाते हैं, तो एंटर नेम 45 55, एंटर नेम 65 75। अब ये देखें, ये पहला ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हो रहा है S1 डॉट आउटपुट, तो पहले में क्या पड़ा हुआ था 45 55 फारूक। दूसरा ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हो रहा है, दूसरे में क्या पड़ा हुआ था हारिस 65 75। तीसरा ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हो रहा था, तीसरे के नाम में कुछ नहीं था बिकॉज एक्स्ट्रा वाला रिटर्न हुआ था। तीसरे के CP में क्या है, दोनों के CP ऐड हुए हुए 65 45 इज़ 110, और तीसरे के ऊप में क्या है, दोनों के ऊप के मार्क्स ऐड हुए हुए 75 प्लस 55 विच इज़ 130। तो बात की समझ आई है। तो हमारे पास इस तरह ऑब्जेक्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है। इस कोड में मैं प्लस के काम सारे कर सकता हूँ, मैं किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स को मेरा जब दिल करे मैं ऐड कर सकता हूँ। मैं ऐसे लिख सकता हूँ S, यहाँ पर नीचे जाके मैं ये लिख सकता हूँ S1 इक्वल्स टू S2 प्लस S3। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि S2 के वेरिएबल्स वो वाले वेरिएबल्स होंगे जो यहाँ ओरिजिनल वेरिएबल्स थे, नेम, ये CP, ऊप और नेम, ये किसके होंगे, ये S2 के होंगे, बिकॉज कॉल कौन कर रहा है, जो लेफ्ट साइड पे लिखा होता है। पैरामीटर टेम्प वाले किसके होंगे, टेम्प वाले S3 के होंगे। S3 के क्यों होंगे, क्योंकि ये राइट साइड पे लिखा हुआ है, जो राइट साइड पे लिखा होता है उसके वेरिएबल्स टेम्प एज अ पैरामीटर जाते हैं। और ये एक्स्ट्रा वाले किसके होंगे, एक्स्ट्रा वाले यहाँ आपने जब ऐड करके इक्वल किया तो रिटर्न एक्स्ट्रा किया, तो एक्स्ट्रा उठ के किस में आएगा, एक्स्ट्रा उठ के S1 में आएगा। तो S1 का नेम
नेम में क्या पड़ा होगा, नेम में नेम खाली हो जाएगा क्योंकि S1 रिप्लेस हो गया है, ओवर राइट हो गया एक्स्ट्रा के साथ, तो यहाँ से आगे S1 का नेम खाली हो जाएगा। S1 के CP में S2 और S3 के ऐड हुए हुए आ जाएंगे, और S1 के ऊप में S2 और S3 के ऊप के ऐड हुए हुए आ जाएंगे, और S2 में पुराना ही डाटा पड़ा होगा, S3 में पुराना ही डाटा पड़ा होगा, ठीक है, जो पुराना इनका डाटा था। तो इस तरह आप कर सकते हो, लेकिन अभी भी इस कोड में आप ये काम नहीं कर सकते कि आप लिखो S1 माइनस S2, ऐसा तो नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि माइनस के ऑपरेटर को तो आपने मीनिंग नहीं दिया हुआ, आपने अभी प्लस के ऑपरेटर को मीनिंग दिया हुआ है। तो माइनस के ऑपरेटर को मीनिंग देना है तो वो भी सिमिलर फैशन में देना पड़ेगा। इसी को कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, पहले मैं ये आपको चला के दिखाता हूँ कि माइनस लिखेंगे तो क्या होगा। S1 माइनस S2 किया, चलाया, एरर देगा, ठीक है, सॉरी एक वहाँ भी मिस्टेक हुई हुई है, ठीक है, इसको चलाया तो ये एरर देगा बिकॉज माइनस के ऑपरेटर को आपने मीनिंग नहीं दिया हुआ। दो ऑब्जेक्ट्स को माइनस नहीं कर सकते जब तक आप कंपेयर को बताओगे नहीं कि माइनस करने से आपने करना क्या है। तो माइनस के ऑपरेटर को अगर मीनिंग देना है, सॉरी कंट्रोल Z, S1 माइनस S2, सॉरी मैं S1 डॉट S2 लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल इनका आंसर मैं सेव करवाना चाह रहा हूँ S3 में। तो माइनस के ऑपरेटर को अगर आपने मीनिंग देनी है तो फिर आप ये लाइन तब तक नहीं चलेगी जब तक ऑपरेटर का एक फंक्शन ना पड़ा हो जो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न भी करवा रहा हो। तो वो बना लेते हैं हम, इसी पुराने को कॉपी किया, पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद इधर माइनस कर दिया, इधर माइनस कर दिया, इधर माइनस कर दिया, दैट्स इट। अब ये लाइन वैलिड है। अब ये मैं चलाऊंगा तो क्या होगा, सी आउट नहीं किया हुआ तो हमें पता नहीं लगेगा कि क्या हुआ है, लेकिन चलें इसको करके दिखा देता हूँ मैं। इन लाइनों को मैं नीचे ले जाता हूँ, ठीक है। तो हमने क्या किया, S1 S2 को ऐड किया, इनका आंसर S3 में सेव कर लिया। S1 S2 को ऐड सब्ट्रैक्ट किया, इनका आंसर S4 में ले जाते हैं, ठीक है, ताकि प्लस वाले ओवर राइट ना हो। तो इसको चलाता हूँ, यहाँ से S4 भी है तो S4 को भी आउटपुट कर देते हैं। इनके बीच में हैंडल सी आउट कर देता हूँ ताकि आपको पता लगे, फ़र्क समझ आए। ठीक है, अब इसको चलाते हैं। फिफ्टी 65 75। तो अब ये देखें, पहले ऑब्जेक्ट्स में क्या हुआ है, पहले ऑब्जेक्ट में दोनों ऐड हुए हैं, S1 प्लस S2। तो S1 प्लस S2, अब हमने ऐड में क्या डेफिनेशन लिखी हुई थी कि दोनों के CP के मार्क्स ऐड कर दो, दोनों के ऊप के ऐड कर दो। तो दोनों के CP ऐड हुए हैं तो क्या बना है, 45 प्लस 65 इज़ 110, तो 110, ठीक है। क्योंकि पहले मैंने क्या आउटपुट किया, S1 डॉट आउटपुट, तो 1 का ये है, 2 का ये है। तो फिर मैंने क्या आउटपुट किया, S3 डॉट आउटपुट। अब 3 डॉट आउटपुट से क्या होगा, 3 ऐड हुआ था S1 S2 की वजह से, तो 45 110, 55 75 इज़ 130। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, S1 और S2 को सब्ट्रैक्ट कर दो और इनका आंसर S4 में डाल दो। तो S1 और S2 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 45 माइनस 65 इज़ -20, 55 माइनस 75 इज़ -20। तो अगेन ये आ गया। तो आप एक चीज़ को भी सब्ट्रैक्ट ऐड करवा सकते थे, वो आपकी उस डेफिनेशन पे डिपेंड करता है कि आपने उसकी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। जो आप उसकी डेफिनेशन में लिखोगे वो वाला काम परफॉर्म होगा। तो हमने जो इसकी डेफिनेशन में लिखा था वो वाला काम परफॉर्म हो गया। हमने CP को ऐड किया था, ऐड हो गया। हमने CP को सब्ट्रैक्ट किया था, सब्ट्रैक्ट हो गए। हमने ऊप को ऐड किया था, ऐड हो गया। हमने ऊप को सब्ट्रैक्ट किया था, सब्ट्रैक्ट हो गए। तो इन अ सिमिलर फैशन आप अभी इस कोड में ये नहीं लिख सकते S5 इक्वल्स टू S1 इंटू S2। अगर ये लिखना है तो आपको यही वाला फंक्शन कॉपी करना पड़ेगा, प्लस की माइनस की जगह मल्टीप्लाई लिखना पड़ेगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई लिख दो। अगर आप उससे ये वाली मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करवाना चाह रहे हो, कोई और काम परफॉर्म करवाना चाह रहे हो तो वो भी उसके अंदर लिख सकते हो। फिर जब भी आप S1 इंटू S2 लिखोगे तो वो वाला काम परफॉर्म होगा जो आप काम लिखोगे, ठीक है। तो वो अब मैं यहाँ नहीं कर रहा क्योंकि हमें ऑलरेडी समझ आ गया। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये। अब यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई के ऑपरेटर को भी ओवरलोड कर देता हूँ और मैं डिवाइड के ऑपरेटर को भी ओवरलोड कर देता हूँ।
का क्या मतलब होगा। अब मैं इन सारी चीज़ों को ज़रा हटाता हूँ। और मैं यहाँ आ जाता हूँ। दोनों को सिर्फ मैंने इनपुट किया है, ठीक है। अब दोनों को इनपुट करने के बाद मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये लिख सकता हूँ यहाँ पर S3 इक्वल्स टू S1 प्लस, पहले तो अभी मैं ये कर लेता हूँ। अब ये काम भी पॉसिबल है, ये काम भी पॉसिबल है इन्हीं बनाए हुए फंक्शंस के साथ। ये काम कैसे पॉसिबल है, ये काम ऐसे पॉसिबल है, S3 की मैंने इनपुट नहीं की हुई, वो भी कर सकता हूँ मैं। ये काम ऐसे पॉसिबल है, बल्कि ये मुझे करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इसको S4 कर देता हूँ, 3 को भी ऐड कर सकता हूँ, 4 को भी, जितने मर्जी को ऐड करूँ इन्हीं फंक्शंस के साथ जो फंक्शंस मैंने बनाए हुए। तो पहले तो इनमें इनपुट डाल देते हैं ताकि हमें फ़र्क समझ आए। हमने 1 की इनपुट की, बीच में गेट इग्नोर लिखा क्योंकि गेट सीन के बाद गेट लाइन आना था, फिर 2 की इनपुट की, फिर हमने इग्नोर लिखा, फिर 3 की इनपुट की। अब जब तीनों इनपुट हमने कर ली, ठीक है, तो तीनों इनपुट करने के बाद बीच में एक हैंडल भी लिख लेते हैं ताकि वो फ़र्क समझ आए। तीनों इनपुट करने के बाद मैं ये लिख रहा हूँ, इन पहले तीनों की इनपुट को मैं 4 में ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं S4 डॉट डिस्प्ले लिखता हूँ कि वाकई में ये ऐड होते हैं, यानी डिस्प्ले, ठीक है। 3 का डाटा मैं इसके साथ, मतलब 3 स्टूडेंट्स हैं S1 S2 S3, तीनों के CP के मार्क्स ऐड करके S4 में डाल रहा हूँ। अब 3 से आप ये सोच रहे होगे कि हमने तो एक कॉल करेगा, S1 कॉल करेगा तो 2 और 3, हमने तो 2 पैरामीटर वाला कोई फंक्शन बनाया ही नहीं है। तो इसमें ऐसा नहीं है, ये ऐड वाला फंक्शन नहीं। ऐड वाला अगर होता तो उसमें हम ऐसे करते हैं, S1 डॉट ऐड S2 कॉमा S3 ऐसे करते हैं, क्योंकि 2 पैरामीटर्स है ना, 2 को ऐड करना चाह रहे हैं S1 के साथ। लेकिन यही तो कमाल है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कि आप सिर्फ ऐसे लिखोगे, ठीक है। और ऐसे लिखने से होगा क्या कि S3 और S2 आपस में ऐड होगा। ये सबसे पहले कॉल होगा S2 से, तो S2 से कॉल होने का मतलब है कि यहाँ पर CP किसका होगा, वो S2 का होगा। ऐड वाले फंक्शन में CP किसका होगा, S2 का होगा, क्योंकि कॉल कौन कर रहा है, S2 कर रहा है, और पैरामीटर किसका जा रहा है, S3 का जा रहा है। अब ये दोनों ऐड होके एक आंसर देंगे, वो एक्स्ट्रा वाला वेरिएबल इधर आके हवा में आएगा। अब वो जब इधर हवा में आएगा तो ये लाइन क्या बन जाएगी, ये लाइन बन जाएगी S1 प्लस एक्स्ट्रा। जो उसने रिटर्न किया था वो चीज़ यहाँ हवा में आ गई। अब वो चीज़ जब यहाँ हवा में आ गई तो अब ये वही वाला ऐड का फंक्शन दोबारा कॉल होगा, और अब इसको कॉल कौन करेगा, S1, और पैरामीटर कौन सा जाएगा, वही वाला जो पहले वाले ने रिटर्न किया था एक्स्ट्रा वाला, वो एज अ पैरामीटर चला जाएगा सेकंड टाइम में। तो अब वहाँ CP ऊप किस किस के होंगे, वो S1 के होंगे, और पैरामीटर वाले वो टेम्प किसके होंगे, वो इस एक्स्ट्रा के होंगे। अब वो दोनों जब आपस में ऐड होंगे तो उनसे जो वैल्यू रिटर्न होगी वो वाली वैल्यू इधर हवा में आएगी, और हवा में जब आएगी तो वो इधर S4 में चली जाएगी। तो आप इस तरह कोई भी इक्वेशन कुछ भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो 4 को जब मैं चलाऊँगा, मैं फिर इसको डिस्प्ले लिख देता हूँ, ये आउटपुट है फंक्शन का नाम, ठीक है। अब इसको चलाऊँगा तो तीनों ऐड हुए होंगे, 30 40 50 60 70 80। तो अब आप अगर देखो तो नाम उसका खाली है, बिकॉज नाम में तो आपने कुछ भी नहीं डाला था ना उस S4 के। लेकिन S4 के CP में क्या आएगा, जो वहाँ से वापस आ रहा है वो इन तीनों के CP के ऐड हुए हैं, 30 50 80 80 और 70 150, और यहाँ पर 40 और 60 100 और 180। तो आप जितने मर्जी ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हो, जितने मर्जी सब्ट्रैक्ट करना चाहो कर सकते हो। आप पूरी की पूरी इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, आप ये इक्वेशन भी यहाँ सॉल्व कर सकते हो। ये इक्वेशन भी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी, ये पूरी की पूरी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, और सॉल्व होकर S4 में चली जाएगी। होगा क्या, सबसे पहले न्यूमरेटर का S2 और S3 सॉल्व होगा, इससे जो आंसर ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा वो हवा में आ जाएगा। फिर इन दोनों का आंसर सॉल्व होगा, जो रिटर्न होगा वो हवा में आ जाएगा। फिर इसी तरह इन दोनों का सॉल्व होगा, जो रिटर्न होगा वो हवा में आ जाएगा। फिर इनका जो आंसर आएगा ये और उनका आंसर सब्ट्रैक्ट होगा, जो रिटर्न होगा वो हवा में आ जाएगा। अब एक जवाब ऊपर होगा एक नीचे होगा। अब डिवाइड करते हुए एक इधर होगा एक इधर होगा, जो इधर होगा डिवाइड करते मतलब इन पूरे से एक जवाब निकलेगा, और इस पूरे से एक जवाब निकलेगा, इस पूरे से एक जवाब निकलेगा।
इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वाला कॉल करेगा, ये वाला पैरामीटर चलाएगा, ये वाला एज अ पैरामीटर जाएगा। इन सब से जो सॉल्व होगा, जो रिजल्ट रिटर्न होगा, वो इधर हवा में आएगा, हवा में आके S4 में चला जाएगा। सॉल्व दो दो करके होंगे क्योंकि ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट हैं। अब ये प्लस वाले दो ऑब्जेक्ट्स प्लस हो रहे हैं, हो सकते हैं या नहीं हो सकते? नहीं हो सकते थे, लेकिन अब हो सकते हैं क्योंकि प्लस का वेरिएबल बना हुआ है, प्लस का ऑपरेटर बना हुआ है। ये दो ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हो सकते हैं या नहीं हो सकते? नहीं हो सकते थे, लेकिन अब हो सकते हैं क्योंकि ऑपरेटर का माइनस के साथ वो बनाया हुआ है। ये दो ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नहीं हो सकते थे अगर फंक्शन ना बना होता, हो सकते हैं क्योंकि फंक्शन बना हुआ है। इन सब से जो ऑब्जेक्ट जवाब में बनेगा और इन सब से जो ऑब्जेक्ट जवाब में बनेगा, वो दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं। हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, पर ना हो सकते होते अगर ये फंक्शन ना बना होता। चूँकि अब फंक्शन बना हुआ है तो अब हो सकते हैं। तो अगर मैं इसको चलाऊँ तो ये बिल्कुल ठीक चलेगा। ठीक है, इसको चला के देख लेते हैं। 10 20 30 40 50 60। तो ये इससे आंसर आ रहा है। ये कैसे पता चलेगा कि आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा? ये ऐसे पता चलेगा कि आप सिर्फ सीपी के लिए एग्जांपल लेके चेक कर लो। 10 इसके सीपी में 10 है, इसके सीपी में 30 है, इसके सीपी में 50 है। तो 10 प्लस 30 प्लस 50, ठीक है, 10 प्लस 30 प्लस 50, 10 प्लस 30 प्लस 50, तो ये क्या बना? 90। 90 डिवाइडेड बाय 90 डिवाइडेड बाय 90 डिवाइडेड बाय 1 और 2। पहले ये दोनों सब मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 और 3 के आपस में मल्टीप्लाई कर दो सीपी, तो 30 इंटू 50, 30 इंटू 50 S1 माइनस 30 इंटू 50, तो 10 माइनस 30 इंटू 50, तो ये क्या बनेगा? 10 माइनस 30 इंटू 50। ठीक है, अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर वही आएगा जो हमने निकाला। तो ये ऊपर से क्या बना? 90, और 90 डिवाइडेड बाय 90 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 10 माइनस 800 विच इज़ माइनस 790। ठीक है, तो कैलकुलेटर में अगर हम चेक करें तो ये क्या बनता है? सॉरी, 90 डिवाइडेड बाय 790, तो ये तो 0.11 बन रहा है। हमारा क्या आंसर आ रहा है? हमारा तो आंसर कुछ और आ रहा है। एक सेकंड, ऊपर वाले का तो आंसर 90 ही आएगा, नीचे वाला इसका मतलब है लेफ्ट से राइट सॉल्व कर रहा है। तो ये क्या बनेगा? 10 माइनस 30 इज माइनस 20, और माइनस 20 इंटू 50, 2 5s are 10, 100। अच्छा, सीपी के मार्क्स ये आ रहे हैं। इसका मतलब 10 प्लस 20 प्लस 50, 10 प्लस 30 प्लस 50 इज़ 90। और उसके बाद हमारे पास डिवाइड में 10 माइनस 30 और 50 आ रहा है। अच्छा, इसको हम सिर्फ नेगेटिव करके देखते हैं क्या आंसर आता है। सॉरी,
कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, ठीक है, -1.28 आ रहा है। इसको चेक कर लेते हैं। 10 20 30 ये बनेगा 90, और 90 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 30 इज़ -20, और -20 माइनस 50 इज़ -70। तो 90 डिवाइडेड बाय -70, 90 डिवाइडेड बाय 70, तो दिस इज़ 1.28, ठीक है। तो -1.28। अब वो जो मल्टीप्लाई था उससे ये हो रहा है कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस एक होती है कि वो पहले किस चीज़ को सॉल्व कर रहा है। तो हमने जब इधर मल्टीप्लाई लिखा था तो उसूली तौर पे इसको, अच्छा मैंने मल्टीप्लिकेशन गलत कर दी थी, सॉरी, ये मैंने मल्टीप्लिकेशन गलत कर दी थी। इसका बनेगा 90 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 50 इज़ 1500, ठीक है। मैंने पता नहीं 80 कैसे निकाल लिया था। और 10 माइनस 1500 इज़ 1490। तो ये बिल्कुल ठीक किया था हमने पहले भी, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई वाला ही सॉल्व होगा। इसको मैं चलाता हूँ, ठीक है। सीपी में आगे वही एंट्री करते हैं, 10 20, फिर आ गया हारिस 30 40, फिर आ गया अली 50 60। तो इससे क्या आंसर आ रहा है? -0.06, बिकॉज 10 प्लस 30 प्लस 50, 10 प्लस 30 प्लस 50, 10 माइनस 30 मल्टीप्लाई 50। तो कैलकुलेटर किधर गया हमारा? तो ऊपर वाले से बन रहा है 90, 90 डिवाइडेड बाय 90 डिवाइडेड बाय हमारा क्या बन रहा है? 30 इंटू 50 बनता है 1500, और 1500 में 10 ऐड कर दो तो ये बनता है -1490, ठीक है। ये -1490 है, तो मैं माइनस नहीं डालता, माइनस आएगा ऑब्वियसली, तो ये बनेगा 0.06। तो हमने बिल्कुल ठीक किया था, ठीक है, नेगेटिव के साथ। इसी तरह ऊप की भी, तो हम कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हमने कर लिए सारे ऑपरेटर वो लोड इस तरह होंगे, ठीक है। अब दो और ऑपरेटर भी होते हैं, एक होता है प्लस प्लस का और एक होता है माइनस माइनस का। प्लस प्लस का मतलब ये होता है कि मैं यहाँ ये लिख सकूँ S1 प्लस प्लस। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि S1 में एक का इजाफा कर दो। तो किस चीज़ में इजाफा कर दो? S1 की, सॉरी यहाँ नहीं, मैं इंट मेन में, इंट मेन में मैं चाहता हूँ मैं ये लिख सकूँ, क्या लिख सकूँ? ये। अब ये चीज़ वेरिएबल के साथ लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ नहीं लिख सकते। ऑब्जेक्ट के साथ अगर आपने लिखना है तो प्लस प्लस का फंक्शन मौजूद होना चाहिए, क्योंकि प्लस प्लस तो मैं किसके प्लस प्लस करूँ? वेरिएबल का करूँ, किस चीज़ का करूँ? उसमें तो इतनी सारी चीज़ें हैं। तो इसको करने का ये तरीका होता है कि अब प्लस प्लस को भी डिफ़ाइन करना पड़ेगा, और इसको डिफ़ाइन करने का ये तरीका होता है वॉइड, इसको डिफ़ाइन करने का तरीका होता है दिस। अब चूँकि प्लस प्लस को पैरामीटर कोई नहीं चाहिए होता, क्योंकि S1 आपने लिखा प्लस प्लस, किसको प्लस प्लस करो? इसी को प्लस प्लस करो, तो पैरामीटर की ज़रूरत नहीं है। उसको इसलिए पैरामीटर दिया था क्योंकि S1 प्लस S2 था, दो चीज़ें थी, यहाँ तो है ही एक चीज़, तो पैरामीटर नहीं डालोगे, ठीक है। और पैरामीटर नहीं डालोगे, और यहाँ पर काम भी सिर्फ एक के साथ ही होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा कर लेते हैं हम, जिससे कॉल होगा वही होगा। जब पैरामीटर नहीं आया तो टेम्प बीच में से ख़त्म हो गया, और इसको हमने प्लस प्लस कर दिया। अब दो तरीके होते हैं, यहाँ रिटर्न करवाना चाहते हो या नहीं करवाना चाहते। करवाना चाहते हो तो फिर आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पर S5 इक्वल्स टू दिस। अब आप ऐसे भी लिख सकते हो कि प्लस प्लस हुए हुए वाले जवाब जो है वो वहाँ आ जाए। वहीं पर सी आउट करते हो तो फिर ये वाला रिटर्न करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये किया। अब आपने S1 के जो S1 का डाटा था, S1 से कॉल होगा कौन सा फंक्शन? ये वाला, जिसमें पैरामीटर कोई नहीं है। कैसे पता लगा पैरामीटर कोई नहीं है? ऐसे पता लगा कि साथ कोई और चीज़ नहीं लिखी हुई। तो S1 से जब ये कॉल हुआ तो ये वाले CP और ऊपर वाले वेरिएबल किसके होंगे? ये S1 के होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि उससे कॉल हुए, ठीक है। इनको प्लस करके इधर ही मैं सी आउट कर सकता था, इसको भी सी आउट कर सकता था, लेकिन मैं रिटर्न करवाना चाहता हूँ तो मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया
एक्स्ट्रा डॉट सी पी, एक्स्ट्रा के सी पी में मैंने ये डाल दिया, एक्स्ट्रा के ऊप में मैंने एक का इजाफा करके ये डाल दिया क्योंकि प्लस प्लस का ऑपरेटर है, और एक्स्ट्रा को रिटर्न करवाया। तो ये जो एक्स्ट्रा रिटर्न होगा ये S5 में आएगा। तो S5 में क्या पड़ा होगा, S5 के सी पी में S1 से एक इंक्रीज़ हुआ हुआ सी पी के मार्क्स पड़े होंगे, और इसी तरह S ऊप में भी उससे एक, मतलब अगर S1 के सी पी में 70 थे तो S5 के सी पी में 71 हो जाएंगे। अब ये काम मैं लिख सकता हूँ, मैं अब इसको चलाता हूँ तो मोस्ट प्रॉब्ली ये अभी भी एरर दे रहा है। ये एरर इसलिए दे रहा है कि प्लस प्लस दो तरह से लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, S6 इक्वल्स टू प्लस प्लस S1, दो तरीक़ों से लिखा जा सकता है ना। तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि इसके लिए कौन सा चलाना है और इसके लिए कौन सा चलाना है। तो इसको डिफ़ाइन करने के लिए ये होता है कि जो अभी हमने बनाया है वो इसके लिए चलेगा, अभी चलाऊंगा तो ये चल जाएगा, ठीक है। ये कैसे पता चला, अगर प्लस प्लस पहले डालूंगा तो ये जो प्लस प्लस वाला फंक्शन है ये खाली बनाऊंगा, ये खाली बनाऊंगा, इसी तरह बनाऊंगा तो कौन से वाला चलेगा, जिसमें प्लस प्लस पहले लिखा हुआ है। तो बाद वाले के लिए कौन सा चलेगा, बाद वाले के लिए नया फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। और इसका साइंटेक्स सिर्फ ये है कि आप इसके बीच में लिख दो इंट। ये किस लिए लिखा है, यहाँ कोई पैरामीटर नहीं आ रहा है, ये सिर्फ इसलिए लिखा है कि बताने के लिए कंपाइलर को फ़र्क, इन दोनों में फ़र्क लेके आने के लिए। ये वाला किसके लिए चलेगा, ये उसके लिए चलेगा जिसमें प्लस प्लस बाद में लिखा होगा, मतलब S6 S5 इक्वल्स टू S1 प्लस प्लस। ये वाला किसके लिए चलेगा, ये वाला किसके लिए चलेगा, ये चलेगा पोस्ट के लिए, पोस्ट फिक्स। और ये वाला किसके लिए चलेगा, ये प्री के लिए चलेगा, अगर मैं प्री लिखता हूँ, ठीक है, प्री फिक्स। अगर मैं प्लस प्लस पहले लिखता हूँ तो ये वाला चलेगा, मैं प्लस प्लस बाद में लिखता हूँ तो ये वाला चलेगा। तो पहले वाले के लिए फिर यहाँ भी मुझे पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाला वहाँ से चलाया तो इधर से भी पहले वाला चलाना है, और यहाँ बाद वाला वहाँ से चलाया तो बाद वाला यहाँ लिखना है। तो इस तरह हमने 6 ऑपरेटर्स पढ़ लिए हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस प्लस। अब ये भी हम ओवरलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये ओवरलोड करने का क्या मतलब है कि आप एंड का ऑपरेशन लगा रहे होगे, तो ये उन केसेस में करोगे कि जब आपके पास वेरिएबल्स ही वो हों कि जिनमें एंड आपस में हो सकता है, ठीक है। तो उसमें भी आप इसी तरह करोगे कि आप यहाँ क्या लिखोगे, इधर आप एंड लिखोगे, और एक पहले एंड भी दो चीज़ों में होता है ना, S1 एंड, फिर आप मेन में ये लिख रहे होगे S1 एंड S2, दो को आपस में एंड। तो एंड का ऑपरेटर क्या जवाब देता है, बूल। तो फिर आप रिटर्न बूल करवा रहे होगे, ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करवा रहे होगे। तो उस एंड का जो आप ऑपरेटर बनाओगे, जो आप एंड का बनाओगे उसमें रिटर्न आपने बूल करवाना है। इधर एंड होगा, S1 के पैरामीटर वैल्यूज़ कौन सी होंगे जो आप भेजोगे, जो उसके अपने होंगे। S2 कौन सा होगा जो आप भेजोगे, ठीक है। उनके जिन वेरिएबल्स के बीच में एंड हो सकता है उनको एंड कर लिया, और एंड करके क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया बूल, ठीक है। कोई एक ही वेरिएबल होगा जिसको आप कर रहे होगे ये। फिर इस तरह नॉट इक्वल भी कर सकते हो, ये भी रिटर्न क्या करेगा, बूल। ये भी कर सकते हैं, भी रिटर्न क्या करेगा, बूल। ये भी क्या करेगा, ये भी रिटर्न करेगा बूल, ये भी बूल। तो ये हमारे पास सारी ऑपरेटर ओवरलोडिंग थी। मैं अब टास्क को थोड़ा सा गो थ्रू कर लेता हूँ, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। ये मैंने एज एन एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिख दी है कि आपने अगर एंड वाला करना होगा तो ऐसे करेंगे, और वाला करना होगा तो ऐसे करेंगे, बल्कि यहाँ x इक्वल्स टू दिस होगा। और ये x बेसिकली क्या होगा, बूल x, क्योंकि वहाँ से बूल रिटर्न हो रहा होगा ना। तो इसको मैंने यहाँ यूँ कर दिया ताकि आपने अगर करना हुआ तो बाकी ऑपरेटर्स ऐसे ओवरलोड होंगे, ठीक है। तो अब जब ज़रा हम एग्ज़ाम्पल की तरफ चले जाते हैं, क्वेश्चन की तरफ। तो आपने क्वेश्चन एक बनाया, जो भी यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें आप देख लेंगे, इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। यहाँ से देखें, नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर दैट इनिशियलाइज द न्यूमरेटर, आपको आता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनेगा। टू आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर दैट इनिशियलाइज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू वैल्यू सेंट फ्रॉम द कॉलिंग फंक्शन, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। दिस कंस्ट्रक्टर शुड प्रिवेंट, इसको आप रहने दो, ठीक है, ये आप ना करो बेशक। अ डिस्प्ले फंक्शन दैट डिस्प्ले अ फ्रैक्शन इन द फॉर्मेट ए एंड बी, तो ए एंड बी की फॉर्मेट में कैसे डिस्प्ले करोगे, नम डिवाइड का सिंबल ऐसे ही डिस्प्ले कर दोगे और बी के सिंबल को ऐसे ही डिस्प्ले कर दोगे, ठीक है। ये अगर कहते हो तो मैं करवा देता हूँ, ये ऐसे होगा, क्लास रैशनल नंबर, इसके अंदर हमारे पास दो वेरिएबल हैं, न्यूमरेटर है और
डिनोमिनेटर है, इसको हम कर देते हैं इंट, और इंट नम कॉमा डन हो गया। और उसके बाद ये हमारे पास इनपुट है, तो इनपुट में हम क्या कर देते हैं, एंटर न्यूमिनेटर और एंटर डिनोमिनेटर। हम फ्रैक्शन को अलग अलग सेव कर दें, ठीक है, उसका न्यूमिनेटर अलग सेव कर दें, उसका डिनोमिनेटर अलग सेव कर दें, ठीक है। ये मैंने बात इस तरह की भी थी आप लोगों के साथ। और अगर फ्रैक्शन को सी आउट करना होगा तो हम यूँ करेंगे, सी आउट नम, उसके बाद हम करेंगे डिवाइड, और डिवाइड नम डिवाइड देन, क्योंकि हम उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास अगर फ्रैक्शन है तो उसका एक न्यूमिनेटर होगा, एक डिनोमिनेटर होगा, तो मैं इनपुट न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर लूँगा, और मैं आउटपुट भी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को ही सी आउट करूँगा अलग अलग। अब ये प्लस का ऑपरेटर है, तो प्लस का ऑपरेटर अगर किसी ने चलाया है तो इस यहाँ पर होगा नम। अब दो न्यूमिनेटर्स, फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा इस तरह करता है 5/2/5 प्लस 4/6, अगर कोई इस फ्रैक्शन को ऐड करना चाहता है तो इस जगह पे ऑलरेडी कितने वेरिएबल्स मौजूद हैं, इस जगह पे ऑलरेडी नम और डन का मौजूद है, ठीक है। इस जगह पे ऑलरेडी क्या क्या मौजूद है, नम और डन। अब पैरामीटर जो टेम में आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं, वो ये दो आ रहे हैं। इस जगह पे पहले से नम और डन मौजूद है, जो पैरामीटर आ रहे हैं वो टेम डॉट नम और टेम डॉट डन आ रहे हैं। तो अगर मैं इनको आपस में ऐड करना चाहता हूँ तो वो कैसे ऐड होंगे, वो आप इधर क्वेश्चन में आओ, यहाँ आपको दिया हुआ है। सब्ट्रैक्ट ऐसे होता है, तो ऐड कैसे होगा, बीच में प्लस होगा, तो ए इंटू डी एलसीएम लोगे ना, तो अब आप ऐसे करोगे कि ए इंटू डी, ये हमारा ए है, ये हमारा डी है। ए क्या हमारा नम और डी हमारा क्या है, टेम्प डॉट डेन। तो आप लिखोगे नम इंटू टेम्प डॉट डेन। ये क्यों लिखा है, ये लिखने की रीज़न ये है कि, सॉरी ये मैं क्या कर दिया है, क्योंकि फ्रैक्शन अब ऐड हो रही है, ये अब सिंपल नंबर्स नहीं ऐड हो रहे। तो अगर फ्रैक्शन ऐड हो रही है तो फ्रैक्शन में हमारे पास एक फ्रैक्शन प्लस दूसरी फ्रैक्शन, तो एलसीएम निकलता है। तो अगर आप उसका एलसीएम लोगे तो उसके बीच में प्लस होगा, ये वाली चीज़ बनेगी। दो फ्रैक्शंस को जब प्लस करोगे तो ये चीज़ बनेगी। अब हमारे पास ए भी मौजूद है, बी भी मौजूद है, डी भी मौजूद है, बी भी मौजूद है, सी भी मौजूद है, सारे मौजूद है। कैसे मौजूद है, पहले फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर ए है, पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बी है, दूसरे फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर सी है, डिनोमिनेटर उसका डी है। तो पहले फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर विच इज़ नम, दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर विच इज़ टेम्प डॉट डेन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर बीच में प्लस लगाओ। बी क्या है, पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर तो डेन, इनटू सी क्या है, दूसरे फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर तो टेम्प डॉट नम, डिवाइड। अब डिवाइड नहीं करूँगा बीच में, क्योंकि मैं न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर मैंने अलग अलग सेव करना है। तो ये मेरा आंसर का न्यूमिनेटर होगा, फिर आंसर का डिनोमिनेटर क्या होगा, बी इज़ टेम्प डॉट डेन, सॉरी बी इज़ सिंपल डेन, और डी क्या है, टेम्प डॉट डेन। तो मैं ये चीज़ यहाँ लिख दूँगा। इसका जब आप एलसीएम आपने ले लिया तो वो क्या बना, वो वहाँ से मैंने चेक कर लिया, वो बन रहा है ए इंटू डी, ठीक है। उसके बाद वो बन रहा है प्लस बी इंटू सी, और ये पूरी चीज़ डिवाइड हो रही है किसके साथ, ये पूरी चीज़ डिवाइड हो रही है बी इंटू डी। लेकिन मैं इसको डिवाइड नहीं करूँगा, क्योंकि अगर फ्रैक्शन को का न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर अलग अलग सेव किया तो उसके आंसर का न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर भी अलग अलग सेव करना है। तो एक्स्ट्रा डॉट नम, एक्स्ट्रा जो आंसर है, आंसर का न्यूमिनेटर किसके इक्वल होगा, आंसर का न्यूमिनेटर इक्वल होगा, मैं इस लाइन को हटा रहा हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो। एक्स्ट्रा का न्यूमिनेटर किसके इक्वल होगा, एक्स्ट्रा का न्यूमिनेटर इक्वल होगा इस पूरी चीज़ के, और एक्स्ट्रा का डिनोमिनेटर किसके इक्वल होगा, एक्स्ट्रा का डिनोमिनेटर इक्वल होगा इस पूरी चीज़ के। तो पहले मैं न्यूमिनेटर निकाल लेता हूँ। ए क्या चीज़ है, ए इज़ पहली फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर, ठीक है। तो पहली फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर क्या है, विच इज़ अगर 2 इस केस में होता तो यहाँ पर पहली फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर क्या है, नम, इनटू डी क्या है, ए बाई बी प्लस बी बाई डी, दूसरी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर तो विच इज़ टेम्प डॉट डेन, इसको ब्रैकेट में बंद किया,
उसके बाद क्या किया, प्लस लगाया बीच में, और फिर क्या किया हमने, बी क्या है, पहली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, इनटू सी क्या है, सी इज़ दूसरी फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर। तो टेम्प दूसरी एज अ पैरामीटर आया, वो टेम्प में पड़ा, टेम्प डॉट नम। तो इससे हमारे पास जो आंसर निकलेगा वो तीसरी फ्रैक्शन विच इज़ एन आंसर, उसका न्यूमिनेटर। फिर उसका डिनोमिनेटर कैसे निकलेगा, एक्स्ट्रा डॉट डेन इक्वल्स टू बी इंटू डी। तो बी है पहली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर विच इज़ 10, और डी क्या है, दूसरी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर विच इज़ 10 डॉट 10। ठीक है, तो ये प्लस कब बनेगा, इस केस में रैशनल नंबर की क्लास के केस में। और सब्ट्रैक्ट का कैसे बनेगा, सब्ट्रैक्ट का भी ऐसे ही बनेगा। अब पुराने वाला इसलिए नहीं था कि वो फ्रैक्शन नहीं थी, वो सिंपल थी, तो तब प्लस माइनस ऐसे होनी थी। अब प्लस माइनस ऐसे होगी, इसलिए कम्प्लेक्स नंबर की अलग होगी, उसमें इमेजनरी इमेजनरी ऐड होंगे, कम रियल और रियल ऐड होंगे। ठीक है, अच्छा, उनकी मल्टीप्लिकेशन भी अलग होगी, उसमें आयोटा आ जाता है, वो आयोटा सॉल्व होकर रियल नंबर बन जाता है। तो आप उसको उस तरह पहले पेज पे सॉल्व करोगे, और फिर कम्प्लेक्स को कम्प्लेक्स के साथ ऐड करोगे, इमेजनरी को इमेजनरी, क्योंकि आंसर भी जो बनेगा वो भी इमेजनरी कम्प्लेक्स अलग अलग बनेगा। ठीक है, तो माइनस का ऐसे बनेगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई का कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई का कैसे बनता है, दो फ्रैक्शंस अगर आप मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आता है, 2/5 इंटू 6/10। तो न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई आपने लिखना है तो न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप लिखोगे नम इंटू टेम्प डॉट नम, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, जवाब न्यूमिनेटर में डाल दो, उसके बाद डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, वो ऑलरेडी मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से दोनों दूसरे का मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमिनेटर में डाल दिया और डिनोमिनेटर में डाल दिया, ये होगा हमारा मल्टीप्लाई का। और इसी तरह इसको डिवाइड का भी कैसे आएगा, डिवाइड कैसे होता है, डिवाइड अगर दो फ्रैक्शंस के बीच में डिवाइड लगा हो तो वो डिवाइड उल्टा हो जाता है। मतलब अगर आप लिखोगे 2/5 डिवाइडेड बाय 5/4, तो आप क्या करते हो, आप करते हो 2/5 मल्टीप्लाई बाय 4/5, उल्टा हो जाता है ना। तो डिवाइड में आप ये करोगे कि न्यूमिनेटर को, इसका न्यूमिनेटर इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, 10 डॉट 10, तो न्यूमिनेटर बनेगा ऊपर वाला। मतलब जब उल्टा हो गया तो 2 इंटू 4 8 ऊपर आएगा, 5 इंटू 5 25, वो नीचे आएगा, तो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा इसके न्यूमिनेटर से। ठीक है, तो इसका जवाब का डिनोमिनेटर बनेगा। बस ये हमने सॉल्व कर लिए। अब ये प्लस प्लस वगैरह की अभी इसमें ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, ये कोड फिर मैं शेयर नहीं कर सकूँगा आप लोगों के साथ, तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये मैंने प्लस का भी बना लिया, मल्टीप्लाई का भी बना लिया, और डिवाइड का भी बना लिया। ठीक है, तो जब हमने ये चारों बना लिए, अब मैं मेन में ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, मैं अगर मेन में आता हूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ S1। अब S1 पूरी की पूरी फ्रैक्शन है, इसमें न्यूमिनेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, S1 प्लस S2 S3, ये ले जी, इसको चलाता हूँ। अच्छा, मैं गलती देख लूँ कि गलती है क्या, डज नॉट नेम अ टाइप, स्टूडेंट डज नॉट, हाँ ये एक चेंज करना पड़ेगा, जिस जिस जगह पे स्टूडेंट है उस जगह पे रैशनल नंबर लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्लास चेंज हो गई है। इसको कर लेते हैं कंट्रोल F, स्टूडेंट बल्कि रिप्लेस विद, इसको कर देते हैं रैशनल नंबर, और इसको कर देते हैं रिप्लेस। जिन जिन जगहों पे स्टूडेंट था उन सारी जगहों के साथ रैशनल नंबर रिप्लेस हो गया। बस और स्टूडेंट नहीं है, वो सारे रिप्लेस हो गए हैं। अब हम इसको चलाते हैं तो ये चल जाएगा, अभी भी नहीं चल रहा क्योंकि एक रह गया था। ठीक है,
चलाते हैं, रिटर्न एक्स्ट्रा, क्या कहता है, एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन, ठीक है ये भी डाल दिया हमने। अब क्या कह रहा है, अभी भी एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अभी भी एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन, यहाँ पहले से डाल देते हैं क्योंकि एडवांस में मुझे पता लग गया वो एरर देगा। तो इसको हमने चलाया तो ये रैशनल नंबर्स आपस में ऐड होंगे, लेकिन हमने अभी इनपुट डाली नहीं है, तो पहले हम इनपुट तो डाल देते हैं ना S1। तो S1 डॉट इनपुट, पहले की फ्रैक्शन लेगा, एंटर न्यूमरेटर एंटर डिनोमिनेटर, फिर S2 डॉट इनपुट, तो दूसरे की न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लेगा, और फिर S3 डॉट डिस्प्ले कर देते हैं क्योंकि उसकी लेने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हमने जवाब निकाला। तो S3 डॉट डिस्प्ले, जब हमने ये करेंगे तो हम इसको जब चलाएंगे, सॉरी डिस्प्ले नहीं बनाता होता, मैं हमेशा आउटपुट बनाता होता हूँ, पता नहीं डिस्प्ले कहाँ से मेरे जहन में आ जाता है। इसको चलाते हैं तो हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ 2/3, 2 एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डालता हूँ, इसका 3 डाल देता हूँ, सॉरी, इसको चलाया, 2 डालता हूँ 3 डालता हूँ, ये पहले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डाल दिया, अगले का डालता हूँ 4 और 5, तो 2/3 प्लस 4/5 क्या होता है। अब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करने की कोशिश करें, 2/3 प्लस 4/5 यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, 2/3 प्लस 4/5, तो इससे क्या फ्रैक्शन बनती है, एलसीएम लोगे, कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं ना इसको, बल्कि ये इक्वेशन सॉल्व कर लेना, एलसीएम होगा, ये होगा 2 इंटू ए इंटू डी है, तो 2 इंटू 5 इनके बीच में प्लस आएगा, उसके बाद क्या है b इंटू सी, तो b हमारा क्या है 3 इंटू सी क्या है 4, और डिवीजन में क्या होता है, आगे डिवाइड कर दो, डिवीजन में क्या है, ये तो न्यूमरेटर बनेगा, ये आंसर का न्यूमरेटर क्या बनेगा, आंसर का न्यूमरेटर क्या बनना है, 2 5 are 10, 10 प्लस 3 4 are 12, 12 प्लस 10 इज़ 22, तो देखते हैं 22 आया या नहीं आया, 22 आया। डिनोमिनेटर क्या बनेगा, डिनोमिनेटर हमारे पास बनेगा b इंटू डी, तो b हमारा क्या है 5, d हमारा क्या है 4, सॉरी b हमारा क्या है 3, d हमारा क्या है 5, 3 5 are 15, तो 22/15। तो ये इसी तरह हमारे फ्रैक्शंस आपस में प्लस भी हो जाएंगे, माइनस भी हो जाएंगे, डिवाइड भी हो जाएंगे, मल्टीप्लाई भी हो जाएंगे। हम यहाँ पर S1 प्लस भी लिख सकते हैं, माइनस भी लिख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ गौर करो तो डिस्प्ले बनाना है, एंड ओवरलोड प्री पोस्ट और इंक्रीमेंट ऑपरेटर टू इंक्रीमेंट द डाटा मेंबर्स। अब आप इसी तरह वो प्री पोस्ट वाला लिखोगे, उसमें नम प्लस प्लस कर दोगे, डेन प्लस प्लस कर दोगे, प्री भी बनाना है, पोस्ट भी बनाना है, तो प्लस प्लस नन प्लस प्लस डेन दोनों बना लोगे, तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में एक एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा। दोनों वाले चला के आपने चेक भी करने हैं। ओवरलोडेड माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 रैशनल नंबर। अब सिर्फ माइनस की इसने बात की है, मैंने आपको माइनस भी करवा दिया, मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया, प्लस भी करवा दिया, ठीक है। आप यहाँ पर S1 माइनस S2 भी लिख सकते हो, ये सारे लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि मेरे वाले कोड में मैंने आपको सारे करवा दिए। S3 इक्वल्स टू S1 माइनस S2 भी लिख सकते हो। दो फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। दो फ्रैक्शन कैसे सब्ट्रैक्ट होंगी, ऐसे सब्ट्रैक्ट होंगी कि ये उसका माइनस वाला जब ओवरलोड होगा तो हमने LCM ले लिया था, वो LCM पूरा सॉल्व होगा और आंसर वहाँ पर आ जाएगा एज अ फ्रैक्शन, जिसके अंदर एक न्यूमरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर, ठीक है। तो मैंने आपको ये प्लस माइनस सब कुछ करवा दिया। ओवरलोडेड डिवीजन ऑपरेटर, डिवीजन भी हो चुका है। हमें पता है कि न्यूमरेटर पहला का न्यूमरेटर दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई आ जाता है और सॉल्व हो जाता है। ओवरलोडेड रेशनल ऑपरेटर शुड रिटर्न अ वेरिएबल ऑफ टाइप बूल। ये भी मैं बता चुका था कि बूल रिटर्न करता है टू इंडिकेट दैट फर्स्ट फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सेकंड। तो ये भी आपको करवा देता हूँ। तो हमने चेक करना है कि पहली फ्रैक्शन दूसरे से बड़ी है या नहीं, बूल रिटर्न करवाना है। तो यहाँ हम कर देते हैं बूल, और ऑपरेटर कौन सा ओवरलोड करवाना है, ये वाला ओवरलोड करवाना है, क्योंकि देखो उसने क्या लिखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू वाला करवाना है। और जाहिर सी बात है पैरामीटर अभी भी आएगा, क्योंकि दो में कंपेयर करना है टू इंडिकेट वेदर फर्स्ट फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द सेकंड। सिर्फ ये चेक करना है, ठीक है। तो अगर ये चेक करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इधर हम करेंगे ये हटा देंगे और इधर हम लिखेंगे
इफ num greater than equals to temp dot den। ठीक है, अब दो फ्रैक्शंस को कैसे चेक करते हैं कि कौन सी किससे बड़ी है? अगर इनका न्यूमरेटर अगर एक दूसरे से बड़ा हो या डिनोमिनेटर, ये आप चेक कर लो, जो भी रूल है उस रूल से आप इफ़ लगाओगे, दोनों का चेक करोगे। न्यूमरेटर पहले चेक करोगे कि न्यूमरेटर दूसरे से बड़ा है या नहीं। अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो फिर शायद डिनोमिनेटर चेक करते हैं। दो फ्रैक्शंस का आपस में चेक करना है कि कैसे कौन से वाला बड़ा है। ठीक है, तो बल्कि हो सकता है यहाँ से ऐसे भी हो सकता है, आप इन दोनों को डिवाइड करके चेक कर लो। चारों चीज़ें आपके साथ मौजूद, आपके पास मौजूद है। आप लिखो आप सबसे पहले यहाँ लिख लो फ्लोट z, इससे पूरी की पूरी हम वैल्यू बना देते हैं। z इक्वल्स टू नम, पहले पूरी की पूरी फ्रैक्शन बना लेते हैं। ठीक है, नम बाय डेन। ठीक है, ये पूरी एक फ्रैक्शन बन गई। फिर हम दूसरी फ्रैक्शन मैं पॉइंट में ले गया हूँ ताकि हम इसको कंपेयर कर सकें। ठीक है, इसको मैं कर रहा हूँ फ्रैक 1। हमने पॉइंट में लेके नहीं जाना था, लेकिन अब मेरी मजबूरी है पॉइंट में लेके जाना, क्योंकि मैंने कंपेयर करना है। फ्रैक 2 मैं बना लेता हूँ, फ्रैक 2 मैं बना लेता हूँ टेम्प डॉट नम 1। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैं आपस में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अपने टेम्प डॉट डेन, सर ये मैं नम 1 क्यों लिख रहा हूँ, इसके अंदर नम ही है। ठीक है, ये दोनों डिवाइड हो गए, तो अब मेरे पास दो फ्रैक्शंस आ गई, एक फ्रैक्शन 1 एक फ्रैक्शन 2 है। मैं लिख लेता हूँ इफ फ्रैक 1, उनका पॉइंट में आंसर आ चुका है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू फ्रैक 2 रिटर्न ट्रू। अगर पहली दूसरे से ट्रू है तो रिटर्न कर दो क्या, ट्रू। बूल रिटर्न होता है ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। तो पहली फ्रैक्शन अगर दूसरे से बड़ी हुई तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, वरना फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। यहाँ क्या लिखो, यहाँ लिखो इफ s1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू s3, तो ट्रू रिटर्न होगा सी आउट फ्रैक्शन 1 इज ग्रेटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस इफ के अंदर रिटर्न क्या होगा, ट्रू। अगर पहली फ्रैक्शन दूसरे से बड़ी होगी तो ट्रू रिटर्न होगा, अगर दूसरी उससे बड़ी होगी तो फॉल्स रिटर्न होगा। तो एल्स फ्रैक्शन 2 इज ग्रेटर। समझ आई बात की? तो जब आप ये चलाओगे तो दो ऑब्जेक्ट्स को तो आप ऐसा लिख ही नहीं सकते, लेकिन चूंकि इसका फंक्शन बना हुआ है तो लिख सकते हो। तो होगा क्या, S1 के वेरिएबल्स कौन से होंगे, नम डेन। S2 के वेरिएबल कौन से होंगे, टेम्प डॉट नम टेम्प डॉट डेन। तो मैंने इनसे पहले फ्रैक्शन बनाई, नम 1 डिवाइडेड बाय डेन करके मैंने पॉइंट में आंसर ले गया ताकि मैं कंपेयर कर सकूँ। फिर मैं दूसरे का नम और डेन डिवाइड किया तो पॉइंट्स में ले गया ताकि मैं कंपेयर कर सकूँ। फिर मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू चेक किया और रिटर्न कर दिया बूल। वो बूल का आंसर यहाँ आएगा, ट्रू कब यहाँ आएगा, अगर पहली फ्रैक्शन दूसरी से बड़ी होगी। तो मैंने ये चला दिया और ये चला दिया। ठीक है, इसी तरह लास्ट वाला क्या है, एन ओवरलोडेड इक्वल टू, दोनों को चेक करना है कि आपस में इक्वल है या नहीं। ठीक, बूल टू इंडिकेट वेदर, एग्जैक्टली इसी तरह होगा। यहाँ पर आप सिर्फ इक्वल लिखोगे, बोथ आर इक्वल एल्स बोथ आर नॉट इक्वल। और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप दोबारा पॉइंट में ले जाओगे और पॉइंट में लेके जाके देने के बाद यहाँ इक्वल टू करके चेक कर लोगे, तो ये आप इस तरह सॉल्व कर लोगे। तो ये हमारी लैब नंबर 5 ख़त्म हुई। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे पर्सनल में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसको आंसर कर दूँगा। सो थैंक यू सो मच।